हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की तो ये हमारा मेडिवल हिस्ट्री का लेक्चर है। मेडिवल हिस्ट्री का जो लेक्चर्स जो हमने स्टार्ट किए थे आपके लिए सतीश चंद्रा बुक के थ्रू हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, सतीश चंद्रा की किताब को रीड कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें आज के लेक्चर की तो आज का लेक्चर हमारा रिलीजियस मूवमेंट्स के बारे में है कि कैसे जो 9वीं शताब्दी है, 9th सेंचुरी से लेकर जो 11th सेंचुरी है, उस टाइम पीरियड में जो अर्ली मेडिवल है उसके समय में इंडिया में क्या क्या रिलीजियस जो मूवमेंट्स हैं उनके अंदर में क्या क्या चेंज आया, सोसाइटी के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ, कौन सा रिलीजन है वो डिक्लाइन के ऊपर हुआ। जो भक्ति मूवमेंट का टाइम चल रहा था उस समय में, जो भक्ति मूवमेंट का जो टाइम था जिसके अंदर जो प्रीस्टहुड की जो ऑर्थोडॉक्स जो यहाँ पे टेक्निक्स हुआ करती थी, पूजा वर्शिप करने के लिए भगवान के लिए जो तंत्र एंड मंत्र जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे रिनाउंस करते हुए कम्प्लीटली डिवोशन टुवार्ड्स द गॉड, कम्प्लीटली जो लव है उसके फॉर्मेट के थ्रू यहाँ पे लोगों को द्वारा भगवान की भक्ति की जाने लगी। सभी सेक्शंस का यहाँ इंक्लूजन होने लगा। तो उन सब टॉपिक्स के बारे में यहाँ पे हम देखेंगे कि रिलीजियस मूवमेंट्स के थ्रू सोसाइटी के अंदर में क्या चेंज आया। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि हम मेडिवल हिस्ट्री की बात करें तो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है हमारी जो सतीश चंद्रा की किताब है। अगर हम बात करें कि अभी जो हमने मेडिवल हिस्ट्री है जिसको हमको 3 हिस्सों के अंदर बेसिकली रीड करना है मेडिवल हिस्ट्री को। अर्ली मेडिवल जिसके बारे में अभी हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं, अर्ली मेडिवल के बारे में अगर हम बात करें कि स्टूडेंट्स जो 3 त्रिकोणीय जो संघर्ष है कन्नौज के लिए जो हमको देखने को मिला था। अगर हम बात करें कि जो पाल डायनेस्टी है, पाल जो हुआ करते थे बंगाल के रीजन से, गुर्जर प्रतिहार हैं जो वेस्टर्न इंडिया से हुआ करते थे, राजस्थान और गुजरात से बिलोंग किया करते थे, और साउथ से एक डायनेस्टी हुआ करती थी राष्ट्रकूट डायनेस्टी। तो उसके बारे में अभी तक हम जो अर्ली मेडिवल हिस्ट्री है इसके अंदर में हम देखेंगे। अगर हम बात करें कि जो मीडियम जो अगर हम बात करें कि जो बीच का जो समय आता है, बीच का जो समय है कि जो अर्ली मेडिवल हिस्ट्री और जो बाद की जो मेडिवल हिस्ट्री है उसके बीच का जो समय होता है, ये यहाँ पे समय होता है कि जैसे ही पृथ्वीराज का जो डिक्लाइन होता है, पृथ्वीराज के डिक्लाइन के बाद में यहाँ पे कैसे स्लेव डायनेस्टी है उसका जो रूल है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्टेंस में आता है स्लेव डायनेस्टी। तो उन सब के बारे में हम देखेंगे। इसके बाद में अगर हम बात करें कि सबसे लास्ट फेज में हम यहाँ पे जो मुग़ल डायनेस्टी है उसका यहाँ पे 1526 के अंदर में जो मुग़ल्स का यहाँ पे रूल इस्टेब्लिश हुआ। तो मुग़ल्स किस तरीके से यहाँ पे आए, किस तरीके से उन्होंने यहाँ पे जो अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन है, अपना जो राज्य है, कौन कौन से जो राज्य को उन्होंने अपने अंडर में लिया, तो उन सब चैप्टर्स के बारे में हम बाद के फेज में बात करेंगे। 1707 की अगर हम बात करें स्टूडेंट, 1707 के बाद में किस तरीके से जो लेटर मुगल्स हैं वो काफ़ी कमज़ोर मुगल्स होते हैं, उनकी कोई पावर नहीं होती है, जिनको कभी कभी कहा जाता था कि साई आलम इक्वल टू द साई पालम। पालम एक एरिया है दिल्ली के अंदर में, उसका जो कहने का जो मीनिंग ये था कि यहाँ पे जो कोई भी जो राजा बैठा करता था वो पालम तक बेसिकली उनका जो रूल हुआ करता था, पालम तक उनके पास में थोड़ा बहुत ऑटोनॉमी या कंट्रोल हुआ करता था। तो उन सब चैप्टर्स के बारे में हम मेडिवल हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स अभी तक की जो हमने रीड किया है उसकी अगर हम टाइमलाइन को यहाँ समझने की कोशिश करें स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि नॉर्थ इंडिया के अंदर में एक पावरफुल सिटी हुआ करती थी, ये उसको बोला करते थे यहाँ पे कन्नौज नाम की एक सिटी है जो प्रेजेंट समय में आपको उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगी। जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पावर सेंटर हुआ करते थे। इसी कन्नौज के लिए यहाँ पे जो डायनेस्टीज़ हैं जो लड़ा करते थे, तो यहाँ वेस्टर्न इंडिया से जो हुआ करते थे, जो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी है वो बिलोंग किया करती थी। जो ईस्टर्न इंडिया से हुआ करते थे वो पाल डायनेस्टी हुआ करती थी, और जो सदर्न इंडिया से हुआ करते थे वो बेसिकली यहाँ पे राष्ट्रकूट डायनेस्टी हुआ करती थी। राष्ट्रकूट के बारे में हमको पता है स्टूडेंट्स कि राष्ट्रकूट की जो डायनेस्टी के जो फाउंडर थे दंती दुर्गा, और उसके बाद में वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट जो किंग्स आते हैं। तो यहाँ पे जिस जगह के लिए यहाँ पे लड़ाई चलती है, जैसे ये तीनों इसके बाद में जो सदर्न इंडिया के अंदर में जो 3 डायनेस्टी आएंगी, चेरा, चोला एंड पांड्या, जिसमें चोला एम्पायर है जिसका काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी गेन करेगा। चोला एम्पायर भी इवन नदन की तरफ में आते हैं और उनके रूप में एक वहाँ पे बिल्डिंग भी बनाते हैं सदर्न इंडिया में, वो गंगाईकोंडा चोलापुरम बोला जाता है उसको। गंगाईकोंडा चोलापुरम बेसिकली क्या है, गंगाईकोंडा चोलापुरम ये है कि ऐसा चोला के ऐसे रूलर जिन्होंने गंगा के जो जितने भी किंगडम्स हैं, गंगा रिवर जहाँ पे फ्लो करती है उस
रिवर के किंगडम्स को हराया है। उसके बाद में स्टूडेंट जैसे ही ये डायनेस्टीज़ फेज आउट होती हैं, यहाँ पे जो कमज़ोर छोटी छोटी डायनेस्टीज़ यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट होगा। डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट होने के साथ में ही छोटी छोटी डायनेस्टीज़ हैं जो इंडिया के अंदर एग्जिस्टेंस में आएंगी, जिनमें बहुत सारे राजपूत किंगडम्स हैं जो यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आएंगे, जिसमें हमको जो वेस्टर्न इंडिया है, गुजरात का जो रीजन है, यहाँ से हमको सोलंकी देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश से, अगर हम बात करें कि हमको परमार जो हैं वो देखने को मिलेंगी। अगर हम मध्य प्रदेश के ही अपर एरिया की बात करें तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेंगे चंदेलाज देखने को मिलेंगे, चंदेल राजपूत जो हैं वो देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो अजमेर का जो एरिया है, अजमेर कहाँ पे, अजमेर जो राजस्थान के अंदर में है, तो वहाँ पे हमको स्टूडेंट देखने को मिलेंगे कि चौहान जो हैं वो रूल किया करते हैं। यहीं पे एक रूलर होते हैं पृथ्वीराज चौहान हैं जो अजमेर से रूल किया करते हैं। इसके अलावा हमको देखने को मिलेंगे कि जो तराई का जो रीजन है वहाँ से गढ़वाल जो हैं वो वहाँ से रूल करेंगे, जो राजपूत हैं गढ़वाल राजपूत। तोमर हैं जो दिल्ली के अंदर होंगे, तोमर्स के द्वारा जो दिल्ली को इस्टेब्लिश भी किया गया था। तो इन सब के बारे में हमको देखने को मिलता है। तो इसी समय में जब डिसइंटीग्रेशन होता है, इंडिया में जो फ्रेगमेंटेशन होता है, छोटे छोटे राजपूत किंगडम्स आते हैं, इसी समय में हमको देखने को मिलता है कि बाहर से जो यहाँ पे अटैक होगा तो बाहर से यहाँ पे जब इंडिया के ऊपर अटैक होगा, सेंट्रल एशिया से जो अटैक करने आएंगे, तो सबसे पहले इसके अंदर में आएंगे गजनी, सबसे पहले आएंगे गजनी, उसके बाद में आएंगे गोरी। और यहीं गोरी जब आते हैं, गोरी यहाँ पे आएंगे 1191 के समय में। तो बैटल ऑफ तराइन होगा, तराइन का युद्ध होगा 1191 के समय में। तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा कि पहले युद्ध के अंदर में, बैटल ऑफ तराइन के पहले जो युद्ध होता है उसके अंदर में पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे जीत जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान के जीतने के बाद में 1192 के अंदर में दोबारा से युद्ध होता है। मोहम्मद गोरी यहाँ पे युद्ध करते हैं और इस लड़ाई के अंदर में जो मोहम्मद गोरी हैं उनकी जो विजय होती है, उनकी जो यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान की यहाँ पे डिफीट होती है। डिफीट होने के साथ ही हमको देखने को मिलेगा यहाँ पे जो नया साम्राज्य है वो इस्टेब्लिशमेंट में आएगा, नया साम्राज्य यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट में आएगा। और हमको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे है कि जो मोहम्मद गोरी हैं, मोहम्मद गोरी यहाँ से माइग्रेट करते हुए जाएंगे और 1206 के आसपास वो कहीं जा रहे होंगे। पंजाब के पास में उनको खोकर नाम की एक ट्राइब होती है, पंजाब में एक जगह है धमियक नाम की जगह है, धमियक नाम की जगह पे खोकर नाम की ट्राइब के द्वारा उनको मार दिया जाता है। उनको मार देने के बाद में उनका ही एक स्लेव होगा, उनका ही एक स्लेव है जो दिल्ली की जो गद्दी है उसके ऊपर बैठेगा, उसको हम बोलते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा यहाँ पे अगर हम बात करें जो स्लेव डायनेस्टी है, स्लेव डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट की जाएगी। ये डायनेस्टी 1206 से स्टार्ट होगी। बाद में यहाँ पे अगर हम बात करें कि इल्तुतमिश आएंगे, इल्तुतमिश के बाद में अगर हम बात करें रजिया सुल्तान आती हैं। इल्तुतमिश बेसिकली कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे नहीं होते हैं, वो उनके सन इन लॉ होते हैं। फिर रजिया सुल्तान पहली जो लेडी हैं दिल्ली सल्तनत के समय में, हमको जो अगर हम बात करें कि जो इंडिया में जो मुस्लिम रूल है उसके अंडर में अगर हम बात करें, पहली महिला शासक देखने को मिलती हैं। रजिया सुल्तान का जो 4 साल का टाइम पीरियड होता है 1236 से लेकर 1240 तक। उसके बाद में हमको कुछ समय का टाइम पीरियड हमको देखने को मिलता है, इतने जो स्ट्रॉन्ग किंग्स यहाँ नहीं होते हैं। फिर लेटर फेज में यहाँ पे बलबन आएंगे। तो इस तरीके से स्लेव डायनेस्टी होगी। उसी स्लेव डायनेस्टी के बाद में यहाँ पे हम बात करें जो खिलजी हैं, खिलजी जो लोग हैं वो पावर के अंदर आएंगे। खिलजी आएंगे, खिलजी आगे यहाँ पे 1320 के अंदर में खिलजी यहाँ से हट जाएंगे पावर। उसके बाद में यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा तुगलक्स पावर में आएंगे। और तुगलक जब पावर के अंदर आएंगे उसी समय में यहाँ पे जो तुगलक जो साम्राज्य था, तुगलक के अंदर काफ़ी सारे जो किंग हुआ करते थे। काफ़ी सारे ऐसे किंग थे जिन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस ले लिए थे जो सडनली डिसीजन लेने पड़े। और उस तीनों के तीनों जो डिसीजंस है, जिसमें हम बात करें कि MBT हैं, मोहम्मद बिन तुगलक हैं, उनके कुछ डिसीजन हैं वो यहाँ पे ख़राब हो जाते हैं। डिसीजंस का जो रिजल्ट मिलना चाहिए था वो रिजल्ट नहीं मिलता है। वो अपने टाइम के अगर हम बात करेंगे टाइम से तो वो एडवांस होते हैं, वो किंग जो होते हैं MBT मोहम्मद बिन तुगलक। तो उसी समय में हमको देखने को मिलेगा यहाँ पे जो अटैक होगा तो यहाँ पे फिर यहाँ पे दूसरी तुगलक्स को जब टॉपल करने के बाद में, तुगलक्स को हटाने के बाद में दूसरी डायनेस्टी यहाँ पे पावर के अंदर में आएगी। और यहाँ पे अगर दूसरी डायनेस्टी पावर में आएगी और फिर उसके बाद में यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा खजियार नाम का उनका एक किंग होता है, वो यहाँ पे रूल करता है कुछ समय के लिए 1314 से लेकर 1414 से लेकर 1451 तक। और फिर इसके बाद में हमको स्टूडेंट्स यहाँ पे देखने को मिलता है कि यहाँ लेटर फेज में यहाँ पे आते हैं लोदी। और इन्हीं लोदीज़ का जो सबसे लास्ट रूलर होता है इब्राहिम लोदी। और उसको हटाने के बाद में 1526 के अंदर में
यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे अटैक होगा बाबर के द्वारा और इब्राहिम लोदी वहाँ पे डिफीट हो जाएंगे और यहाँ पे जो मुग़ल जो साम्राज्य है उसका यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट में होगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं जिसमें हम मुग़ल साम्राज्य की अगर हम बात करें कि पहले बाबर आएंगे, फिर हुमायूं आएंगे, फिर अकबर आएंगे, अकबर के बाद में अगर हम बात करें कि और भी जो 2-3 जो किंग्स हैं वो इस्टेब्लिशमेंट में आते हैं, जहांगीर हैं, शाहजहाँ हैं। इसके बाद में 1707 के अंदर में 1707 के समय में हमको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे डेथ होती है औरंगजेब की, और औरंगजेब की डेथ होने के साथ में ही जो लेटर मुगल्स आएंगे, जो हमारी यहाँ पे लेटर मुगल्स आएंगे वो काफ़ी कमज़ोर किंग होते हैं। उनके पास में इतनी पावर नहीं होती है, इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं, और रिसोर्सेज ना होने के बाद में यहाँ से जो बाहर की जो पावर्स जो आना स्टार्ट हो गई थी, जो फॉरेन पावर्स यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं, उन्हीं के अंदर में एक पावर होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। वो यहाँ पे अपना डोमिनेशन स्टार्ट करती है और 1757 के अंदर बैटल ऑफ प्लासी होती है। और हमारी जो मॉडर्न हिस्ट्री है, वैसे तो अगर हम बात करें मॉडर्न हिस्ट्री, एक तो 1707 के समय से स्टार्ट हो जाती है कि जैसे ही औरंगजेब की डेथ होती है उसके बाद में किस तरीके से इंडिया के अंदर अलग अलग तरीके से जो यहाँ पे बात करें कि अलग अलग राज्य का दोबारा इस्टेब्लिशमेंट, जो किंगडम्स है उनका इस्टेब्लिशमेंट में होता है। जैसे बंगाल स्टार्ट होता है, यहाँ पे अगर हम बात करें कि दक्कन में कुछ किंगडम्स एग्जिस्टेंस में आते हैं। तो इसी समय में फिर लेटर फेज होता है, और इसी लेटर फेज में हम देखेंगे कि किस तरीके ये सब हमारा कि किस तरीके से जो यहाँ पे ब्रिटिश हैं वो टेक ओवर करेंगे। कि पहले बंगाल जाएगा, फिर उसके बाद में अगर हम बात करें अवध जाएगा, बक्सर वाला जो रीजन है बैटल ऑफ बक्सर होगी उसके अंदर में, फिर उसके बाद में हमको देखने को मिलेगा कि मैसूर भी चला जाएगा, और मैसूर जाने के बाद में मराठाज भी चले जाएंगे। इस तरीके से सभी को टेक ओवर कर लेंगे। तो ये सब हम जो है मॉडर्न हिस्ट्री का जो पार्ट है उसके अंदर में इन सब चीज़ों को समझेंगे, अच्छे से उनको अंडरस्टैंड करेंगे। ये सब हमने यहाँ पे आपके लिए बेसिकली बात करें मेडिवल हिस्ट्री के लिए चीज़ों को देखा है कि किस तरीके से हम मेडिवल हिस्ट्री को यहाँ देखने वाले हैं। अभी तक जो 3 फेज हम यहाँ पे देखेंगे, 3 फेज में जो अर्ली फेज हमने देख लिया है कि जो तीनों डायनेस्टी हैं उनका जो कन्नौज के लिए जो संघर्ष हो रहा था, जिसके अंदर हम बात करें कि पाल डायनेस्टी है, राष्ट्रकूट डायनेस्टी है, और गुजर प्रतिहार नाम की जो डायनेस्टी है उनका यहाँ पे कन्नौज की जो पावर को टेक ओवर करने के लिए किस तरीके से संघर्ष होता है। हमने इनके इंपॉर्टेंट किंग्स के बारे में देखा कि इंपॉर्टेंट किंग्स के अगर हम बात करें पाल डायनेस्टी को, जिसका इस्टेब्लिशमेंट गोपाल करते हैं, धर्मपाल हैं, देवपाल हैं, इस तरीके के रूलर्स हुआ करते थे। गुजर प्रतिहार डायनेस्टी की बात करें तो मिहिर भोजा वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रूलर हुआ करते थे। इन्हीं का एक पोइट भी हुआ करता था, स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए। इनका एक पोइट था कुलशेखरा, उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, कुछ काफ़ी सारी जो उनकी जो बुक्स हैं वो लिखी हैं उन्होंने। इसी के अलावा अगर हम बात करें राष्ट्रकूट डायनेस्टी की, मान्यखेट नाम की इनकी जगह है, वहाँ पे इनकी कैपिटल हुआ करती थी, और मान्यखेट की कैपिटल के अंदर इनके इंपॉर्टेंट किंग आते हैं। अगर हम बात करें कि कल्चरल पर्सपेक्टिव से तो अमोघवर्ष नाम के किंग हैं, वो इनके काफ़ी इंपॉर्टेंट किंग यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट में आते हैं। इसके अलावा ध्रुव हैं, हमको देखने को मिलेगा कि ध्रुव के अलावा और भी बहुत सारे रूलर्स हैं। कृष्णा थर्ड हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं जो यहाँ पे रूल करते हैं राष्ट्रकूट डायनेस्टी के समय में। राष्ट्रकूट काफ़ी ज़्यादा लिबरल डायनेस्टी होती है। इसके बाद में हम अब जब इन तीनों डायनेस्टीज़ को रीड करने के बाद में हमने रीड किया कि किस तरीके से जो चोला डायनेस्टी है वो पावर में आती है। विजयालया उसके फाउंडर होते हैं। अगर 2 इम्पोर्टेंट रूलर्स की बात करें तो राजा और राजेंद्र चोल हैं, वो जिस तरीके से पावर में आते हैं उनके बारे में हमने देखा। इसके अलावा अगर हम बात करें, अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि 800 से लेकर जो 1200 तक का जो समय था उसके अंदर में कल्चरल लाइफ कैसी थी, एजुकेशन की लाइफ कैसी थी। हमने ट्रेड के बारे में देखा कि हमारा जो ट्रेड है रोमन एम्पायर का यहाँ पे कोलैप्स हो चुका है, डिक्लाइन हो चुका है। तो रोमन एम्पायर का कोलैप्स हो जाने की वजह से, डिक्लाइन होने की वजह से हमारा जो ट्रेड है वो कंटिन्यू यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है। ट्रेड कंटिन्यू डिक्लाइन होने के साथ ही यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा कि हमारा यहाँ से जो ट्रेड है, जिसमें हमको इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है कि चोला डायनेस्टी की जो नेवी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी। चोला डायनेस्टी की जो नेवी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये जो साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज़ हैं इनके साथ में इनका अच्छे रिलेशन थे। इवन चोला डायनेस्टी ने तो उनको अपने अंडर में भी कर लिया था, अटैक भी किया था उनके ऊपर में। तो यहाँ पे हमने इकोनॉमी के बारे में देखा। हमने यहाँ पे अगर हम बात करें कि एजुकेशन के बारे में भी देखा था, कैसे कश्मीर के अंदर जो मठ हैं उनका फॉर्मेशन होता है, कैसे एजुकेशन यहाँ पे डिफरेंट काइंड की जो एजुकेशन है वो दी जाती है उस समय में, क्या क्या चेंजेज आते हैं एजुकेशन के अंदर में। तो आज हम देखेंगे यहाँ पे कि बेसिकली जो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं उनके अंदर में क्या क्या चेंजेज आए, उनके अंदर में
क्या चेंज आने से सोसाइटी के अंदर में क्या बदलाव आया, तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स में यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा कि इस जो समय है 800 से लेकर 1200 तक का जो टाइम पीरियड है, इसी टाइम पीरियड में हमको यहाँ देखने को मिलेगा स्टूडेंट कि इस समय में जो जैनिज्म और बुद्धिज्म है इसके अंदर में कंटिन्यू डिक्लाइन होगा। जो जैनिज्म और बुद्धिज्म काफ़ी ज़्यादा इमर्ज हुए थे, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा डिक्लाइन हमको देखने को मिलता है वो हमको देखने को मिलता है बुद्धिज्म के अंदर में। जैनिज्म तो स्टिल यहाँ उस समय में और अगर हम बात करें प्रेजेंट कंटेक्स्ट की भी, तो जैनिज्म तो जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। अगर हम बात करें जो ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर वाली जो कम्युनिटीज़ हैं उनके अंदर में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। वो बुद्धिज्म का डिक्लाइन आपको देखने को मिलेगा। बुद्धिज्म का जो डिक्लाइन है वो देखने को बिहाइंड में जो मेन रीज़न ये है कि आपको याद होगा कि 4th बुद्धिस्ट काउंसिल होती है, जो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी स्टूडेंट्स? चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल होती है कश्मीर के अंदर में। कनिष्क नाम के जो राजा हैं वो उसको पैट्रोनाइज करते हैं। उस डायनेस्टी को हेड किया जाता है अशुघोषा और वासुमित्रा के द्वारा। अशुघोषा और वासुमित्रा के द्वारा कश्मीर के अंदर वो यहाँ पे 4th डायनेस्टी होती है। उसी समय में हमको वहाँ देखने को मिलता है कि उस समय में वहाँ पे जो बुद्धिज्म है वो 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड होगा, हीनयान बुद्धिज्म और महायान बुद्धिज्म। हीनयान और महायान बुद्धिज्म के अंदर एक ओरिजिनल फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म है, दूसरा यहाँ पे क्या बात करें कि मूर्ति पूजा का यहाँ पे स्टार्ट हुआ। और जो हमारे भगवान बुद्ध थे उनका जो एक कल्चर था मूर्ति पूजा के कम्प्लीटली अगेंस्ट थे। प्रीस्टहुड का जो भी कॉन्सेप्ट है कि किसी आदमी के थ्रू आप भगवान से कनेक्ट होते हो, वो मंत्र बोलेगा जब आप भगवान से कनेक्ट होगे, तो उन सब जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन सबको यहाँ पे बेसिकली प्रमोट किया जाने लगा और वो बुद्धिज्म के जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट थे उनसे डिफरेंट होने लगा। तो यहाँ पे इस तरीके से प्रमोट किए जाने की वजह से यहाँ पे बुद्धिज्म के अंदर में काफ़ी सारा डिक्लाइन हमको देखने को मिलता है कि ओरिजिनल फॉर्म से जो बुद्धिज्म है उसका यहाँ पे जो चेंज हो जाना। उसके अलावा जो बुद्धिज्म है इस समय में जो फल फूलता है बुद्धिज्म, वो दूसरे जो कंट्री हैं साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्री हैं, जो चाइना के जो कंट्री हैं, जो श्रीलंका के जो एरिया हैं, यहाँ पर इस समय में जो बुद्धिज्म है वो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो रहा था। काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर अगर हम बात करें कि वहाँ पे जो बुद्धिज्म है वो फल फूल रहा था उसी समय में। तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि जैनिज्म और बुद्धिज्म है उनको लोग चैलेंज करते हैं इंटेलेक्चुअल लेवल पे। यहाँ पे लोग यहाँ चैलेंज करना स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे जो बुद्धिज्म्स हैं, बहुत सारे जो बुद्धिस्ट हैं, जो जैन मोंग्स हैं, उनकी यहाँ पे पांड्यन किंग है, पांड्या के जो पांड्या जो डायनेस्टी थी उसके एक राजा होते हैं, उनके द्वारा उनको एग्जीक्यूट किया जाता है लार्ज नंबर्स पे। इसके अलावा हमको देखने को मिलता है कि द टेम्पल ऑफ पुरी वाज वंस द बुद्धिस्ट टेम्पल। जो पुरी का जो टेम्पल है वो कभी पहले बुद्धिस्ट टेम्पल हुआ करता था। पुरी कहाँ है? जगन्नाथपुरी का जो रीजन है, अगर हम बात करें उड़ीसा के अंदर में, तो वहाँ पहले कभी ये बुद्धिस्ट टेम्पल हुआ करता था। इसके अलावा हमको देखने को मिलेगा कि जो कुतुब मीनार जो बना है, कुतुब मीनार जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया जब स्लेव डायनेस्टी की स्टार्ट हुई, और इस जो कुतुब मीनार है इसको रेगुलरली बाद में जो इनके दामाद होते हैं सन इन लो इल्तुतमिश, या इनके स्लेव भी होते हैं इल्तुतमिश, तो उनके द्वारा इसको फिर से रिकन्स्ट्रक्ट भी किया जाता है, इसको आगे भी बढ़ाया जाता है। पर जो कुतुब मीनार जो स्टार्ट किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा कुतुब मीनार के वहाँ पहले एक जैन टेम्पल हुआ करता था। फिर बाद में उस जैन टेम्पल को यहाँ कन्वर्ट कर दिया गया विष्णु टेम्पल के रूप में, और विष्णु टेम्पल के रूप में कन्वर्ट करने के बाद में जब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो मेडिवल हिस्ट्री का जो हमारा जो मीडियम फेज आएगा, जो मिडिल फेज आएगा, उस मिडिल फेज के अंदर में हम देखेंगे कि जैसे यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की स्टार्ट होती है, कैसे बहुत सारे जो टेम्पल्स हैं उनको यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया जाता है, वहाँ पे न्यू बिल्डिंग है वो यहाँ पे न्यू रिलीजियस बिल्डिंग है वो इस्टेब्लिश की जाती है। तो इस तरीके की काफ़ी ज़्यादा जो यहाँ पे जो चेंजेस आए, तो आपको देखने को मिलता है कि पहले बुद्धिस्ट टेम्पल था, पहले यहाँ पे पुरी के अंदर बुद्धिस्ट टेम्पल हुआ करता था। अगर हम बात करें कि जो बेसिकली हमारा कुतुब मीनार का जो रीजन है वो यहाँ पे पहले जैन टेम्पल हुआ करता था, बाद में उनको चेंज कर दिया गया। उनको चेंज करने के साथ ये शो करता है कि वहाँ पे उनका डिक्लाइन हो रहा था, उनके जो टेम्पल्स हैं, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका यहाँ पे डिक्लाइन होना यहाँ पे बेसिकली शो किया जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे बताया जाता है कि जो बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म के बेसिकली यहाँ पे अगर हम पैट्रन करने वाली बात करें तो पाला रूलर्स के द्वारा यहाँ पे पैट्रन किया गया था। पाला रूलर्स के बारे में स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने देखा था कि पाला रूलर्स ने किस तरीके से उस समय में जो पैट्रोनाइज किया है,
पाला रूलर्स के द्वारा। जो विक्रमशिला नाम की जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी है उसको भी इस्टेब्लिश पाला रूलर्स के द्वारा ही किया गया था। अगर हम बात करें स्टूडेंट, इससे पहले अगर हम बात करें कि वहाँ पे एक नालंदा नाम की यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। नालंदा नाम की जो यूनिवर्सिटी उसको भी रिवाइवल करने के लिए पाला रूलर्स का काफ़ी अच्छा काम था। पेंटिंग काफ़ी अच्छी मिला करती थी पाला रूलर्स के वहाँ पे। तो इस तरीके के हमको काफ़ी ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है जो मिलती है कि पाला रूलर्स के द्वारा बुद्धिस्ट को काफ़ी ज़्यादा पैट्रोन किया गया था। पैट्रोन करने की वजह से और यहाँ पाला एम्पायर का डिक्लाइन होने की वजह से हमको देखने को मिलता है स्टूडेंट्स कि पाला एम्पायर का जैसे ही डिक्लाइन होगा जो बुद्धिज्म का वहाँ पे आपको डिक्लाइन देखने को मिलेगा। जो पैट्रोन थे, जो बुद्धिज्म के जो पैट्रोन थे, उन्हीं के द्वारा यहाँ पे उनका यहाँ पे जो पावर के अंदर में चला जाना वहाँ बुद्धिज्म के लिए एक सेटबैक के रूप में काम किया। उस एरिया से वहाँ पे जो बुद्धिज्म स्प्रेड हो रहा था वो नहीं होना, जो उसके अंदर जो रुकावट हो जाती है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है कि जो पाला एम्पायर हैं उनके द्वारा बुद्धिज्म को प्रमोट किया गया, पैट्रोनाइज किया गया, इससे रिलेटेड 2020 का जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ था उसके GS 1 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डायनेस्टी के द्वारा कौन से रिलीजन को प्रमोट किया गया है, क्या क्या वहाँ पे बदलाव आए हैं, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। जब भी आप क्वालिटी आंसर है उसको डिलीवर कर पाओगे, आप लिख पाओगे कि किस तरीके से वहाँ पे कौन कौन से जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो पाला रूलर्स के द्वारा वहाँ पे इस्टेब्लिश किए गए। अगर हम बात करें कि आपको अगर पाला रूलर्स के बारे में नहीं पता है स्टूडेंट, तो आपको पता होना चाहिए। आप हमारे जो अर्लियर लेक्चर्स हैं, जो पहले के जो लेक्चर्स हैं, उनको एक बार आप जाके देखिए कि किस तरीके से जो पाला रूलर्स हैं उनके क्या क्या इंपॉर्टेंट योगदान रहे हैं, किस तरीके से वहाँ पे जो बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के रूप में, बुद्धिज्म को बेसिकली यहाँ पे बढ़ाने के रूप में जो पाला रूलर्स के जो योगदान रहे हैं उनके बारे में आपको बेसिकली पता होना चाहिए। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, नालंदा का रिवाइवल है, इसके अलावा पाला रूलर्स के द्वारा कुछ वहाँ पे विहार हैं, जो चैत्यायन विहारा जो कॉन्सेप्ट है बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए रहने के लिए हुआ करते थे, उनका भी वहाँ पे डेवलपमेंट किया था। इन सबको हमने अर्लियर जो लेक्चर्स हैं उनके अंदर में रीड किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें, दीपांकरा नाम का जो एक वहाँ पे इनका जो बुद्धिस्ट स्कॉलर है वो रहा करता था। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के अलावा भी साउथ ईस्ट एशिया से कुछ लोग आए थे जो पाला रूलर से परमिशन मांगे कि हमको यहाँ पे जो मिशनरी है, जो यहाँ पे मोनेस्ट्री है, मोनेस्ट्री को बेसिकली इस्टेब्लिश करना है। तो देवपाला नाम का जो वहाँ उनका रूलर हुआ करता था उसके द्वारा जो 5 गाँव हैं वो दे दिए गए थे कि आप इन 5 गाँवों में रहिए। 5 गाँव से जो भी आपको टैक्स कलेक्ट करना है, जो भी आपको यहाँ पे लेना है वो आप लीजिए और अपना जो यहाँ पे आपको इस्टेब्लिश करना है बुद्धिज्म के स्प्रेड के लिए आप यहाँ पे स्प्रेड कीजिए। तो स्टूडेंट्स ये सब बेसिकली यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि बुद्धिज्म का जो डिक्लाइन हुआ है, बुद्धिज्म का डिक्लाइन यहाँ पे इंटरनल जो रीजन है, जो यहाँ पे हीनयान एंड महायान के अंदर में जो बुद्धिज्म यहाँ पे डिवाइड हो गया था, उसके बिहाइंड में वो एक काफ़ी बड़ा फैक्टर है जो वर्क करता है। बुद्धिज्म की जो फिलोसफी है उसका जो प्रीच नहीं हो पाता है वो रुक जाती है, क्योंकि प्रीस्टहुड आ चुका था, मूर्ति पूजा होना स्टार्ट हो गई थी। क्योंकि बुद्धिज्म तो बेसिकली सिंबल्स के अंदर माना करते थे। गौतम जो बुद्ध हैं उन्होंने तो बोला था मध्यम मार्ग को फॉलो करो, ना कभी दुख करो ना कभी आप खुशी मनाओ, आप मध्यम मार्ग को फॉलो कीजिए। तो ये तो गौतम बुद्ध के जो यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स थे उनके अगेंस्ट में जाके कम्प्लीटली यहाँ पे महायाना बुद्धिज्म को स्प्रेड किया गया और उसकी वजह से जो यहाँ फिलोसफिकल जो यहाँ पे जो रुकावट हुई, फिलोसफिकल जो प्रीचिंग में जो यहाँ पे रुकावट हुई वो बुद्धिज्म के अंदर हमको देखने को मिलती है। स्टूडेंट्स इसके अलावा अगर हम बात करें कि यहाँ पे हमको देखने को मिलता है तांत्रिज्म है, जो तांत्रिक जो पावर्स हैं, क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग की जो टेंडेंसी होती है, ह्यूमन बीइंग की आपको यहाँ पे टेंडेंसी देखने को मिलेगी कि ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी होती है वो नेचर को कंट्रोल करना चाहता है, वो मोस्ट पावरफुल बनना चाहता है। तो इसी समय में यहाँ हमको देखने को मिलेगा कि नागपंथी हैं जो बाबा गोरखनाथ हैं, बाबा गोरखनाथ के जो फॉलोअर हैं उनके द्वारा यहाँ पे नागपंथी है उसको स्टार्ट किया जाता है। ये वही लोग होते हैं जो कास्ट सिस्टम है उसको डिनाउंस कर देते हैं, कास्ट सिस्टम को छोड़ देते हैं। इसके अलावा इनको जो बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करें जो ब्राह्मण्स को जो प्रिविलेज मिला करते थे उन सबको ये डिनाउंस करते हुए सभी लोअर कास्ट के लोगों को, लोअर कास्ट तो कोई होती नहीं है वैसे स्टूडेंट, सभी कास्ट इक्वल होती हैं, ऐसे कुछ कास्टेज जिनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं था पावर के अंदर में, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में, उन सेक्शन के सभी लोगों को साथ लेके सभी लोगों को साथ लेके ये लोग हैं जो बाबा गोरखनाथ के द्वारा जो नागपंथी है, नागपंथी जो संप्रदाय है उसको यहाँ पे फलीभूत किया गया, वो उसको यहाँ पे बेसिकली बढ़ाया गया। बढ़ाने के साथ ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो तंत्र विद्या है, तंत्र विद्या यहाँ पे आपको बेसिकली स्प्रेड होते हुए दिखाई देगी चारों तरफ
से कास्ट यहाँ पे आपको डिक्लाइन होती हुई दिखाएगी। कास्ट का जो सिस्टम है, कास्टिज्म के साथ में जो डिस्क्रिमिनेशन है लोगों के साथ में, उसको लोग छोड़ते हुए जो तांत्रिक जो फिलॉसफी है उसको अटेंड करते हैं। जो गोरखनाथ के जो फॉलोअर्स हैं, जो नागपंथी हैं, उस समुदाय को अटेंड करते हैं। इसके अलावा हमको बुद्धिज्म का डिक्लाइन है वो कम्प्लीटली यहाँ देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमने बुद्धिज्म के बारे में देखा। अगर हम बात करें जैनिज्म की, जैनिज्म इस समय में काफ़ी पॉपुलर होता है। पॉपुलर किस तरीके से स्टूडेंट्स, क्योंकि जो ट्रेडर कम्युनिटी है उनके द्वारा जैनिज्म को बेसिकली यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया था। उनके द्वारा इनको एक्सेप्ट किए जाने की वजह से हमको यहाँ देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स कि जैनिज्म की जो बेसिकली हम बोलें कि जो लोग जुड़ रहे थे वो लगातार कंटिन्यू थे, पॉपुलर भी था। आप देखें कि जैनिज्म इतना स्प्रेड क्यों नहीं हो पाया, जैनिज्म इतना मास बेस अपना कवरेज क्यों नहीं कर पाया, उसके बिहाइंड में एक रीज़न था। यहाँ पे जो भगवान महावीर हैं उनके द्वारा कहा गया कि ऐसा कोई काम मत करो जिससे आपको जीव की हत्या हो। तो किसानों के द्वारा वहाँ आके बोला गया भगवान महावीर को कि हम बेसिकली जो हल चलाते हैं, हल चलाने की वजह से जो अगर हम बात करें जो कीड़े होते हैं, जो अर्थवॉर्म या इस तरीके के जो कीड़े मकोड़े होते हैं हमारे खेतों के अंदर में, तो उनकी डेथ हो जाती है। तो भगवान महावीर के द्वारा बोला गया है कि आप उनको भी कम्प्लीटली अपने वर्क को छोड़ दीजिए। तो बेसिकली आप देखिए कि जो फार्मर लोग हैं वो तो नहीं छोड़ सकते अपना काम है जो, अगर वो छोड़ देंगे तो यहाँ पे बेसिकली जो लोगों को खाने के लिए जो भोजन है वो नहीं मिलेगा। तो इसकी वजह से हमको देखने को मिलेगा कि जैनिज्म का जो मेन जो बेस था, मेन जो मास बेस था, वो हमको देखने को मिलेगा ट्रेडर कम्युनिटी से। ट्रेडर कम्युनिटी से ही हमको जैनिज्म का मास बेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा कि जो चालुक्यन रूलर हैं, जो गुजरात के चालुक्यन रूलर्स थे, उनके द्वारा यहाँ पे जैनिज्म को काफ़ी ज़्यादा पैट्रोनाइज किया गया। बहुत सारे यहाँ इनके जो मंदिर हैं वो यहाँ हमको देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ है स्टूडेंट्स? जो राजस्थान है, राजस्थान के अंदर में, बिल्कुल सदर्न राजस्थान के अंदर में, साउथ ईस्ट अगर हम बात करें साउथ वेस्ट राजस्थान, जो गुजरात से टच करता हुआ राजस्थान है, वहाँ पे हमको दिलवाड़ा का टेम्पल है वो देखने को मिलेगा माउंट आबू में। तो ये वहाँ उनके द्वारा कंस्ट्रक्ट किए गए थे। इसके अलावा हमको देखने को मिलेगा कि जो परमारा रूलर है मालवा के जो परमारा रूलर, इनके बारे में हमने रीड किया कि परमारा हैं। इसके अलावा हमको देखने को मिलेगा उनके जो कंप्लीट नॉर्थ में होते हैं चंदेला होते हैं, इनके जो वेस्ट साइड में जो होते हैं सोलंकी रूलर होते हैं। तो ये सब लेटर फेज में हम देखेंगे कंप्लीटली जो 800 से लेकर 1200 तक, 800 से लेकर 1200 का जो समय है, इसी समय में कौन कौन सी डायनेस्टीज आती हैं पावर में, कौन पहले अटैक करने आता है, तो उन सब के बारे में भी हम समझेंगे। जो परमारा रूलर है मालवा के, उनके द्वारा यहाँ पे जैनिज्म की काफ़ी बड़ी बड़ी इमेजें बनाई गई, जैन जो सेंट्स हैं। इसके अलावा महावीरा की यहाँ बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाई गई। बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाने के साथ उनकी पूजा होने लगी। जैनालय मतलब जो जैन लोगों का जो मंदिर होता है, जो जहाँ पे जो इनके मॉन्क हैं वो जो रेस्ट करते हैं, कुछ समय के लिए रुकते हैं, इनके जो ट्रैवलर्स हैं, तो उन सब का यहाँ पे हमको डेवलपमेंट देखने को मिलता है। यहाँ साउथ इंडिया के अंदर भी जैनिज्म है वो उसने अपनी काफ़ी ज़्यादा जो हाइट है, हाइट मीन्स जो काफ़ी ज़्यादा प्रोस्पेरिटी है वो यहाँ पे गेन की इसी समय में हमें कर्नाटका के अंदर ग्रेट पैट्रोन मिलते हैं जैनिज्म के, जो वहाँ पे गंगा नाम की डायनेस्टी होती है, गंगा डायनेस्टी होती है, वेस्टर्न गंगाज जिनको बोलते हैं। तो ये गंगा डायनेस्टी के जो रूलर्स हैं उनको जैनिज्म के काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया गया कर्नाटक के अंदर में। इसी समय में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इन्हीं रूलर्स के द्वारा वहाँ पे एक मूर्ति भी बनाई गई थी। इन्हीं के कमांडर होते हैं जिनके द्वारा वहाँ बाहुबली की जो मूर्ति है वो बनाई गई है। बाहुबली कौन है? जो पहले तीर्थंकर थे जैनिज्म के अंदर। जो तीर्थंकर का जो कॉन्सेप्ट है, भगवान महावीर कौन से तीर्थंकर थे, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि 24 तीर्थंकर थे या 22वें तीर्थंकर थे या 21वें तीर्थंकर थे, कौन से तीर्थंकर थे आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो तीर्थंकर हुआ करते हैं जो जैनिज्म के अंदर, जो पहले तीर्थंकर थे भगवान ऋषभदेव जी। ऋषभदेव जी के बेटे होते हैं यहाँ पे बाहुबली। तो उन्हीं की मूर्ति है एक स्टैंडिंग 18 फीट के आसपास जो ग्रेनाइट की बनाई है। तो वहाँ पे जो गंगा रूलर्स हैं उनके द्वारा इनको बेसिकली इस्टेब्लिश किया गया है। तो ये यहाँ पे देखने को मिलता है कि कैसे उनके जो टेम्पल हैं जिनको बैसाडी बोलते हैं वो वहाँ पे डेवलप होते हैं। ये प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ये बेसिकली ये पिलर्स हैं उनका वहाँ पे बेसिकली इस्टेब्लिश किया गया। श्रवण बेलगोला में हमको जैनिज्म से रिलेटेड काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। श्रवण बेलगोला ही वो जगह है जहाँ जैनिज्म के अंदर में अगर हम बात करें श्वेतांबर एंड दिगंबर है, वो कॉन्सेप्ट भी आता है कि कौन लोग नॉर्थ के अंदर वापस से माइग्रेट कर जाते हैं स्थल भाऊ के नेतृत्व में, या के जो भी लोग हैं उस समय के जो उनके लोग थे उनके नेतृत्व में।
तो जो नॉर्थ के अंदर आ जाते हैं, जो कपड़े पहन लेते हैं, जो बिल्कुल कपड़े नहीं पहनते हैं। तो इसके बेसिकली यहाँ पे शो किया गया है कि किस तरीके से जो उनके अंदर में जो चेंजेस हैं, कि क्या उनके जैनिज्म के अंदर डिफरेंट जो सेक्ट हैं, श्वेतांबर एंड दिगंबर, वो उनके जो कॉन्सेप्ट हैं वो हमको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको 18 फीट की एक मूर्ति भी देखने को मिलेगी। सब जो बेसिकली हम बात करें बाहुबली की मूर्ति है। जैनिज्म की अगर हम बात करें, 4 इनके पॉपुलर गिफ्ट हैं कि लर्निंग करना, पढ़ाई करना, प्रीच करना, लोगों को समझाना, फूड जो खाना है, मेडिसिन है और शेल्टर है। ये 4 चीज़ जो हैं वो बेसिकली यहाँ जैनिज्म को लोगों के अंदर पॉपुलर करती हैं, लोगों के अंदर यहाँ पे लोगों के अंदर इनको बेसिकली यहाँ पे प्रीच करती हैं, बढ़ाती हैं लोगों के अंदर में कि जैनिज्म किस तरीके से यहाँ पे बढ़ता है। ये भगवान ऋषभदेव यहाँ पे बाहुबली की मूर्ति है। ऋषभ जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव जी, उनके बेटे होते हैं बाहुबली, तो उनकी ये मूर्ति है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। स्टूडेंट्स, इसके अलावा हमको यहाँ देखने को मिलेगा हिंदुइज्म के अंदर भी यहाँ पे जो रिवाइवल है वो आने का स्टार्ट होगा। रिवाइवल यहाँ को आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो भक्ति है वो डिफरेंट फॉर्म में देखने को मिलेगी। शिव और विष्णु के जो यहाँ पे जो फॉलोवर्स हैं वो डिफरेंट सेक्ट में आपको यहाँ पे भक्ति करते हुए दिखाई देंगे। किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे जो अगर हम बात करें जो भक्ति का जो कॉन्सेप्ट है, भक्ति का कॉन्सेप्ट हमको देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स की किस तरीके से जो कम्प्लीटली रिजिड हो गया था, उसकी वजह से नए जो रिलीजन है उनका यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट में आया। नए रिलीजन है उनका इस्टेब्लिशमेंट में आया तो हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कैसे अब दोबारा से इनको रिवाइवल करने की ज़रूरत है। तो इसी जो 800 से लेकर 1200 का पीरियड है, इसके अंदर में जो अलवार हैं, नैनवार हैं, जो भगवान शिव और विष्णु के जो यहाँ पे जो भक्ति जो फॉर्मेट में इनको फॉलो किया करते थे, उनका इमरजेंस हमको इसी समय में देखने को मिलेगा। हमको यहाँ देखने को मिलेगा जो शक्ति है, जो ईस्टर्न इंडिया में बेसिकली जो शक्ति की पूजा काफ़ी ज़्यादा की जाती है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे तारा हैं, कंसोर्ट ऑफ द बुद्धा, दुर्गा, काली, इस तरीके से माँ दुर्गा हैं, माँ काली हैं, इनकी पूजा आपको देखने को मिलेगी। कंसोर्ट ऑफ शिवा बिकम देमसेल्व्स द चीफ ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्शिप। जो यहाँ पे आपको यहाँ शक्ति की जो पूजा है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो हिंदुइज्म है, हिंदुइज्म के अंदर आपको यहाँ पे रिवाइवल देखने को मिलेगा। इसी समय में आपको देखने को मिलेगा कि नैनवार और अलवार हैं, जो भक्ति मूवमेंट है वो उसका स्प्रेड होगा। नैनवार और अलवार हैं, उनका यहाँ पे आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। और भक्ति मूवमेंट इस तरीके से होता है, कंप्लीटली रिजिड नहीं होता है, रिजिडिटी यहाँ बिल्कुल नहीं होती है। मंत्राज का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल नहीं होता है। लव और डिवोशन के साथ में आपको गॉड को याद करना है, गॉड के साथ में कनेक्ट होना है। लव और जो बेसिकली यहाँ डिवोशन है उसके साथ में ही सेंट्स के द्वारा ये जगह जगह पे घूमते हैं। ये लोग जगह जगह पे घूमने के बाद में ये अपना जो इनका मैसेज होता है भगवान के साथ में, जो लव एंड जो डिवोशन का जो मैसेज है उसको ये स्प्रेड करते हैं। ऐसे नहीं है कि ये सभी लोग मेल होते हैं, इनके साथ साथ कुछ फीमेल्स भी होती हैं, वुमेन सेंट होती हैं। एंडल नाम की जो वुमेन सेंट हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। इसी के साथ में इसको यहाँ पे आपको आचार्य कॉन्सेप्ट के सीरीज ऑफ आचार्य लेड बाय द नाथ मुनि के द्वारा आपको कलेक्टिव ऑफ द सिस्टमेटाइज टीचिंग ऑफ अलवार एंड डिक्लेयर देमसेल्फ इक्विवेलेंट टू द वेदास के इक्विवेलेंट इनको बताया जाता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को दिव्या प्रबंधम, काफ़ी तरीके की जो किताबें हैं, इनकी जो डिफरेंट जो बुक्स हैं वो भी आपको यहाँ पे इसी समय में देखने को मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस तरीके से जो हिंदुइज्म है उसका रिवाइवल होता है नैनवार और अलवार के रूप में शक्ति की पूजा के थ्रू। तो इसी समय में आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि किस तरीके से जो हिली एरियाज़ हैं वहाँ पे जो ट्राइब्स हुआ करती थी अपर एरियाज़ में, जो यहाँ पे एग्रीकल्चर के सेटलर्स के रूप में डेवलप होती हैं। और एग्रीकल्चर के जो सेटलर्स के रूप में यहाँ पे डेवलप होती हैं, तो यहाँ पे जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं वो यूज करती हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में। जो टेम्पल वर द ट्राइबल्स गॉड वर असिमुलेटेड एज सपोर्टेड ऑफ द विष्णु एंड शिव के जो यहाँ पे सपोर्टर होते हैं। एजुकेशन के यहाँ जो बेसिकली एग्रीकल्चर के अंदर डिफरेंट टेक्निक्स को ये यूज करेंगे, तो एग्रीकल्चर का यहाँ पे आपको एक्सपेंड होता हुआ देखेगा। एक्सपेंड होने के साथ साथ एग्रीकल्चर के अंदर प्रोस्पेरिटी आएगी, और प्रोस्पेरिटी आने के साथ साथ हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो ब्राह्मण्स की जो पोजीशन है, जो रिच ग्रांट्स जो इनको मिलती थी वो यहाँ पे इनकी बेसिकली स्ट्रेंथन होती हुई दिखाई देंगी फिर से। तो भक्ति मूवमेंट है, भक्ति मूवमेंट अपना इकोनॉमिक एंड सोशल कंसिक्वेंस है वो भी आपको देखने को मिलेगा लेटर पेज में आपका, कि भक्ति मूवमेंट की वजह से कैसे इस तरीके से चेंजेज आते हैं उस समय में। तो यहाँ पे आपको चोला रूलर्स के समय में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा कि जो नए टेम्पल रिचुअल्स हैं वो स्ट्रेंथन करते हैं, जो रूलर की जो पोजीशन है, रूलर की जो पोजीशन को यहाँ स्ट्रेंथन करते हैं। इसके अलावा जो लोकल स्टेट हैं जैसे चोला के अंदर में जो रूलर की पोजीशन को नए जो ये टेम्पल के अंदर वर्शिप का जो कॉन्सेप्ट है उसकी तरह यहाँ पे बेसिकली उसको स्ट्रेंथन करने की बात की गई है।
यहाँ पे हमको यहाँ देखने को मिलेगा कि हिंदुइज्म के अंदर में 12वीं शताब्दी के समय में एक नया पॉपुलर मूवमेंट है वो स्टार्ट होता है। भगवान शिव के जो यहाँ पे अनुयायी होते हैं, भगवान शिव के फॉलोवर्स होते हैं, यहाँ पे इन लोगों के द्वारा यहाँ पे लिंगायत मूवमेंट है या अगर इसको बारे वीर शैव जो मूवमेंट है उसको स्टार्ट किया जाता है। लिंगायत जिसको बोला जाता है, लिंगायत एक कम्युनिटी जो कर्नाटक के अंदर आपको प्रेजेंट समय में मिलेगी। ये लोग कम्प्लीटली कास्ट सिस्टम को नहीं मानते हैं, सोशल स्पेयर को कम्प्लीटली नहीं मानते हैं, चाइल्ड मैरिज को अपोज करते हैं, रीमैरिज ऑफ विडो को अलाउ करते हैं। जितने भी यहाँ पे सोशल रेस्ट्रिक्शन थे जो यहाँ पे बिल्कुल जो अगर हम बात करें कि जो सोसाइटी है वो कंजर्वेटिव सोसाइटी हो चुकी थी, उसको काफ़ी ज़्यादा लिबरल करने का इन्होंने कोशिश की लिंगायत कम्युनिटी के द्वारा। तो ये बेसिकली जो लिंगायत हैं इसको अगर हम बात करें भासवा के द्वारा यहाँ पे स्टार्ट किया जाता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट काम करते हैं। प्रेजेंट समय में भासवना के द्वारा आपको जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उनके बारे में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें अनुभव मंटापा हैं जो आपको देखने को मिलेगा, जो कर्नाटका के अंदर लोकेटेड है। प्रेजेंट उसका जो कर्नाटका की प्रोस्पेरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा सोशल जो कंस्ट्रेंट्स हैं जिनको यहाँ पे रिमूव किया गया लिंगायत कम्युनिटी के द्वारा। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से जितने भी सोशल जो वहाँ पे डेलिमाज हुआ करते थे, जो सोशल जो कंजर्वेटिव जो प्रैक्टिस हुआ करती थी, उन सबको रिमूव किया गया लिंगायत कम्युनिटीज़ के द्वारा। यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो लोगों के अंदर यहाँ पे इंटेलेक्चुअल लेवल स्टार्ट होता है। लोग यहाँ पे जो अगर हम बात करें कि जो तर्क के साथ में बात करना उसको स्टार्ट करते हैं। तो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के अंदर बेसिकली आपको यहाँ पे चैलेंज है जो एक चैलेंज के रूप में देखने को मिलेगा। और ये चैलेंज कोई नहीं, यहाँ केरल के अंदर में हमारे जन्मे शंकर देव हैं उनके द्वारा यहाँ पे स्टार्ट किया गया। शंकराचार्य के द्वारा ये जो क्वेश्चन करना है जो इंटेलेक्चुअल लेवल पे की जो फिलॉसफी है उसको यहाँ पे क्वेश्चन करने का जो बेसिकली जो क्वेश्चन करना है वो स्टार्ट किया गया शंकर देवा के द्वारा, जो केरल के अंदर में इनका जन्म हुआ था। इनकी जो फिलॉसफी है उसको अद्वैता बोला जाता है, डॉक्ट्राइन ऑफ द नॉन ड्यूअलिज्म के बारे में बोला जाता है। जो शंकर देव की जो फिलॉसफी है, शंकर देवा वैसे आपको एक जो वैष्णव जो संप्रदाय है उसको रिवाइवल करने वाले एक पर्सन और हैं जो आपको 1500 के जो 15th सेंचुरी है उसमें भी देखने को मिलेंगे। ये शंकराचार्य हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। शंकर देवा आपको बाद में देखने को मिलेंगे, वो आसाम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे स्टूडेंट। तो हम जो शंकराचार्य हैं उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ पे जो भगवान हैं वो एक हैं, उन्हीं के द्वारा एक संसार को यहाँ पे बनाया गया है। इस तरीके की इनकी ये फिलॉसफी है। वेदास को इन्होंने अल्टीमेट माना है, वेदास सोर्स ऑफ पावर हैं। वेदास के बारे में बताया गया कि आपको अंदर जो भी डिफरेंसेस हैं, जो भी आपको यहाँ पे जो शंका हैं, जो भी आपको यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं, उन सब क्वेश्चंस को दूर किया जाता है सिर्फ नॉलेज के द्वारा, फैक्ट्स के द्वारा आप जो उनको दूर कर सकते हो। तो शंकर देव के द्वारा यहाँ पे जो पाथ ऑफ भक्ति है उसको कम्प्लीटली रिजेक्ट किया गया। उनको द्वारा बताया गया जो नॉलेज है, नॉलेज के द्वारा यहाँ पे जो कम्प्लीटली आप है जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, लोगों को आपकी जो बात है वो बता सकते हो। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि जो 11th सेंचुरी है वो फेमस यहाँ पे और भी एक आचार्य हैं जिनका अगर हम बात करें रामानुजा का यहाँ पे इमरजेंस होता है। रामानुजा के द्वारा जो भक्ति है उसको असिमुलेट किया गया जो ट्रेडिशन ऑफ वेदास के साथ में। तो इस तरीके से आपको यहाँ डिफरेंट जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनका इमर्ज आपको देखने को मिलेगा। रामानुजा के द्वारा यहाँ एम्फेसिस किया गया पाथ ऑफ द प्राप्ति, कि प्राप्ति का जो पाथ है, टोटल जो रिलायंस है उसका जो पाथ है कि भगवान को कम्प्लीटली सरेंडर कर दो, भगवान को कम्प्लीटली अपना समर्पित कर दो और बताओ भगवान को कि हम आप ही के हैं, आप हमको एक्सेप्ट कीजिए। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे जो सोसाइटी के अंदर जो सेग्रीगेशन था, सोसाइटी के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन था उसको यहाँ रामानुजा के द्वारा रिमूव करने की कोशिश की गई। शूद्राज को, दलित को, सभी लोगों को यहाँ सोसाइटी के अंदर इंक्लूड करने की कोशिश की गई। इनका जो बेसिकली हम बात करें जो पाथ था, जो इनका रास्ता था भगवान को कम्प्लीटली डिवोट करने का, कम्प्लीटली सरेंडर करने का, ये रास्ता ओपन फॉर ऑल था, सभी लोगों के लिए यहाँ पे ओपन हुआ करता था। तो रामानुजा के द्वारा यहाँ पे एक ब्रिज तैयार किया गया पॉपुलर मूवमेंट के रूप में, बेस्ड ऑन द भक्ति, अपर कास्ट मूवमेंट बेस्ड ऑन द वेदास के रूप में, यहाँ पे एक ब्रिज के रूप में यहाँ वर्क किए हैं रामानुजा। इसके अलावा हमको बाद की जो यहाँ पे जो समय है उनके रामानुजा के बाद में एक और जो यहाँ पे नए जो सेंट हैं वो इमर्ज होते हैं, जिसमें माधवचार्य जी हैं, वल्लभचार्य जी हैं, रामानंदा हैं। इस तरीके के अलग अलग जो डिफरेंट जो सेंट्स हैं उनके बारे में आपको देखने को मिलेगा कि हिंदुइज्म के अंदर में किस तरीके से उसको रिवाइवल करने के लिए इन लोगों के द्वारा काम किया गया। तो आप देखिए कि शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य के बाद में रामानुजा हमको देखने को मिलते हैं कि रामानुजा बोलते हैं कि कम्प्लीटली आप डिवोट कीजिए। इनकी जो फिलोसफीज़ हैं स्टूडेंट्स, इन सब के बारे में जो फिलोसफी वाला चैप्टर है उसके अंदर में हम रीड करेंगे।
फिर हमको यहाँ पे देखते हैं मिलते हैं कि माधवाचार्य हैं, माधवाचार्य के रामानंदा हैं, रामानंदा के बाद में वल्लभाचार्य हैं। तो इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट जो सेंट्स हैं जो यहाँ पे हिंदुइज्म के रिवाइवल के लिए, हिंदुइज्म को दोबारा से रिवाइवल करने के लिए इन लोगों के द्वारा कॉन्सेप्ट चलाया गया, जिसमें कुछ सेंट्स के द्वारा भक्ति को भी यूज किया गया है कि कंप्लीटली भक्ति को यूज किया। शंकराचार्य के जो शंकराचार्य हैं उनके द्वारा बेसिकली यहाँ पे यूज किया गया कि जो नॉलेज है, जो फैक्ट्स हैं, उनको यहाँ पे यूज कीजिए। आपको अगर यूज करना है, भगवान एक है। लिंगायत कम्युनिटी के बारे में हमने देखा कि जैसे कि कैसे भाषणा के द्वारा यहाँ लिंगायत कम्युनिटी का इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। सोसाइटी के अंदर जो सेग्रीगेशन है उनको यहाँ रिमूव करने की कोशिश की जाती है। तो ये सब हमने लिंगायत कम्युनिटी के बारे में देखा। जो नए नए जो ट्राइब्स जो आ रहे थे, जो प्रोस्पेरिटी गेन होने लगी, उसके थ्रू कैसे जो टेम्पल्स का जो पोजीशन है वो स्ट्रेंथ होने लगती है, तो उन सब के बारे में देखा हमने। अलवार और नैनवार जो भक्ति मूवमेंट के थ्रू कंप्लीटली डिवोट कर दो भगवान को, अपने आप को डिवोशन लव के थ्रू में आप भगवान को अचीव कर सकते हो, तो उन सब के बारे में हमने यहाँ पे देखा कि कैसे नैनमार और अलवार होते हैं, पॉपुलर सेंट होते हैं, इनमें महिलाएं भी होती हैं। ये वो सभी लोग होते हैं जो सोसाइटी के अंदर में जो कास्ट सिस्टम है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, उसको रिमूव करते हैं, सभी लोगों को इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे हमको जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में हमने देखा कि किस तरीके से वो यहाँ डिक्लाइन होता है। जैनिज्म जो सदर्न इंडिया के अंदर इमर्ज होता है, स्पेशल अगर हम बात करें श्रवण बेलगोला का जो रीजन है वहाँ पे वो जो अगर हम बात करें कि जो जैनिज्म है उसका एक इमरजेंट सेंटर के रूप में वो वर्क करता है। तो स्टूडेंट्स ये सब हमारे इस लेक्चर में था, जो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में हमने यहाँ पे देखा है। और जो और चैप्टर्स हैं उनके थ्रू आपसे कंटिन्यू इसी तरीके से मिलते रहेंगे। आप इन बुक्स को रीड कीजिए अच्छे से। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।